हेलो बच्चों, कल की क्लास में आपसे मैंने 2-3 सवाल पूछा था। पहले उसका जवाब दे लेते हैं, फिर आगे की टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक सवाल तो मैंने ये पूछा था कि जो हमारी इंस्पिरेटरी एयर है उसमें ऑक्सीजन होता है 21%, ये बताया गया था। और जो एक्सपिरेटरी एयर होती है उसमें ऑक्सीजन होता है 16 से 17%। फिर आपसे जो सवाल पूछा गया था कि इंस्पिरेटरी ऑक्सीजन का कितना परसेंट, समझना इस बात को, इंस्पिरेटरी ऑक्सीजन का कितना परसेंट ब्लड में चला जाएगा या चला गया। इंस्पिरेटरी ऑक्सीजन का, बेटा इंस्पिरेटरी एयर का नहीं। कई बच्चे क्या करते हैं, और कई बच्चों ने आंसर भी दिया मुझे व्हाट्सएप पे, कि 21 में से आप 16 घटा दो 5% आ जाएगा, 17 घटा दो 4%, और 4 से 5%। कई बच्चों ने लिखा, बताया। बेटा आप ध्यान दो कि ये टोटल एयर का परसेंटेज है कि उसमें कितना परसेंट ऑक्सीजन है। ये जो टोटल एयर निकल रहा है उसमें कितना परसेंट ऑक्सीजन है, और आपको निकालना है इस ऑक्सीजन, ये टोटल ऑक्सीजन हो जाएगा ना। पूछा गया कि इंस्पिरेटरी ऑक्सीजन का कितना परसेंट। बेटा आप ध्यान देना, इंस्पिरेटरी ऑक्सीजन कितना है, 21%, और वापस कितना आ रहा है, 16-17%। अगर हम मान लें कि 21 यूनिट ऑक्सीजन अंदर आई, 16-17% बाहर गई, मतलब 4 से 5 यूनिट ब्लड में चलेगी। तो बेटा वो जो 4 से 5 यूनिट है वो 21% का, जो 21 यूनिट का टोटल कितना परसेंटेज है, अब आप निकालो। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इससे डिवाइड करोगे 20, कितना हो गया, 20%। लगभग अब आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार 20 से 25%। यही वाला आंसर आपका सही होगा। बेटा यहाँ पे आपको करना क्या है ना, कि टोटल ऑक्सीजन का कितना परसेंट गया। टोटल ऑक्सीजन इतनी यूनिट होगी, गई कितनी यूनिट, 4 यूनिट। वो 4 यूनिट, वो 4 से 5 यूनिट, टोटल ऑक्सीजन का कितना परसेंट है, 20 से 25% है। एक सवाल तो यही था आपका। इस बात को समझना, शायद अभी भी कुछ लोगों ना समझ में आया हो। ध्यान देना, मैंने कहा है जैसे आप समझ लो कि कई चीज़ें आप लाते हो, उसमें 21 यूनिट ऑक्सीजन है, और वो सामान जब वापस जाए तो उसमें 16-17 वापस चला गया, कितना बचा, आप कहोगे 4 से 5। लेकिन कहा गया कि टोटल सामान में जितना यूनिट था वो बचा है, लेकिन पूछा जा रहा है ऑक्सीजन का कितना परसेंट बचा है। तो 21 का कितना परसेंट हुआ है, 4 से 5। तो आपका आपको फिर बताओगे 4/21 × 100। उस 4 को आप निकाल लो कि 21 का कितना परसेंट होता है, आंसर आ गया। दूसरा सवाल मैंने किया था कि अगर हम अपने इस डायफ्राम को पंक्चर कर दें, छेद कर दें, या यहाँ पे रिब्स को ड्रिल कर दें, छेद कर दें, तो ब्रीथिंग पर क्या फर्क होगा, यही पूछा था। तो समझो बेटा, डायफ्राम एक्चुअल में यहाँ एक पार्टीशन है एब्डोमेन और थोरैक्स के बीच का। नीचे जो प्रेशर है, ग्रेटर प्रेशर, उसको डायफ्राम मेंटेन रखता है, इसके लिए जगह बनाता है, तो हवा अंदर आती है, फिर जगह कम करता है, हवा बाहर जाती है। अगर बेटा इसको पंक्चर करोगे, छेद करोगे, ये प्रेशर इसको फेफड़े को दबा देगा, फेफड़ा हमारा कोलैप्स कर जाएगा, चिपक जाएगा। और बेटा जब ये पंक्चर हो गया तो अभी नीचे तो बढ़ करके जगह बनाएगी नहीं, तो हमारा इंस्पिरेशन नहीं होगा, ब्रीथिंग स्टॉप हो जाएगी। अगर हम यहाँ छेद कर देते हैं तो बाहर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये आइसोलेटेड चैम्बर है, अब यहाँ छेद हो गया, बराबर हो गया, अब वो प्रेशर वहाँ भी लगेगा। अब कितना भी फैलाओ, डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। जब डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो ब्रीथिंग नहीं होगी। यहाँ भी आप इन जनरल बोल सकते हो कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना बड़ा प्रेशर लगने की वजह से फेफड़ा हमारा कोलैप्स कर जाएगा, और यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप नहीं कर पाएंगे हम, जिससे हमारा ब्रीथिंग स्टॉप हो जाएगा। चलो अब बात करते करते मेरे मन में एक सवाल और आया। हमारा जो डायफ्राम ऐसे डोम शेप होता है, इसको हम परमानेंट फ्लैट कर दें। बात को समझना, डायफ्राम डोम शेप होता है, इसको परमानेंट फ्लैट कर दें। मतलब हमारा डायफ्राम ऐसे होता है और यहाँ पर हमारे फेफड़े लगे होते हैं,
मैं कह रहा हूँ कि इसको परमानेंट ऐसे फ्लैट कर दो। अब देखो बेटा, पहले क्या था, डोम शेप था, नीचे आता हवा अंदर आती थी, ऊपर जाता हवा बाहर जाती थी। आप इसको परमानेंटली फ्लैट कर दो, अब मूव ही नहीं करेगा, अब नीचे आ ही नहीं सकता। अब जो हवा आई थी फिक्स हो गई, फिक्स हो गई ना। अब जो हवा आई थी वो फिक्स हो गई। अब ऑप्शन क्या मिलेगा एग्जामिनर के पास, क्या नहीं होगा, ध्यान देना, ऑप्शन, एग्जामिनर ऑप्शन के साथ खेल खेलेगा, क्या नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटी की बात हो रही, ध्यान देना। रिस्पिरेशन, आप कहोगे हाँ हो सकता है, रिस्पिरेशन तो रुकेगा। अब ऑप्शन आगे देख रहा, रिस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन की ऑल। बेसिकली यहाँ जो अफेक्ट होगा वो होगा इंस्पिरेशन। क्या अफेक्ट होगा, इंस्पिरेशन। ध्यान देना, अगर डायाफ्राम को परमानेंटली फ्लैट कर दें तो क्या इफेक्ट होगा, इंस्पिरेशन, और इंस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। इस बात को ध्यान देना है आपको, इंस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। चलो, ये तो बेटा हमारे लास्ट वाले लेक्चर पे बेस कुछ सवाल हो गए। अब जो असाइनमेंट जाएगा इधर से आपको मिलेगा, इस पे रिलेटेड जो क्वेश्चन मिलेंगे आप कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है बेटा वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज ऑफ लंग। वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज ऑफ लंग्स। वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज ऑफ लंग, इसका मतलब हुआ कि ब्रीथिंग के दौरान हमारे लंग जो है कितना एयर बेयर करता है, कितनी उसकी कैपेसिटी है, कितना एयर मूव करता है। तो डिफरेंट टाइप के हमने एयर के अमाउंट के बेस पे, उनके मैकेनिज्म के बेस पे वॉल्यूम डिसाइड कर रखे हैं और लंग की कैपेसिटी डिसाइड कर रखी है, वो हमें यहाँ पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ जो है हमारे पास बेटा, एक बात देखना, यहाँ पे हम एक बार एक छोटा सा एक डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करेंगे आपको। जैसे मान लीजिए आपका लंग है, ठीक, हमने एक तरफ बना लिया, ठीक बेटा, ध्यान देना। ये वॉल्यूम ऑफ एयर है जो आप हर बार सांस में छोड़ते हो, निकालते हो, और ये वो है जो बचा रहता है, ठीक। ध्यान देना, अब मैं जो बताने चल रहा हूँ समझना इस बात को। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? टाइडल वॉल्यूम क्या होता है बट आप टाइड जानते हो ना, टाइड ज्वार भाटा, समुद्र में आता है ना टाइड, ज्वार भाटा, टाइडल जोन, जहाँ पे लहरें आती हैं जाती हैं, ठीक बेटा। टाइड में क्या होता है, लहरें आती हैं, लहरें जाती हैं, लहरें आती हैं, लहरें जाती हैं। उसी तरह नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान हवा अंदर आता है, हवा बाहर जाता है, हवा अंदर आता है, हवा बाहर जाता है। तो बेटा नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान वॉल्यूम ऑफ एयर इधर इंस्पायर और एक्सपायर्ड, ध्यान देना, इंस्पायर एंड एक्सपायर नहीं, इधर इंस्पायर और एक्सपायर्ड। वॉल्यूम ऑफ एयर इधर इंस्पायर or expire during one breath is called as tidal volume. It is about 500 milliliter. इसे आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर इधर इंस्पायर और एक्सपायर्ड इन या ड्यूरिंग वन ब्रीथ। एक ब्रीथ के दौरान जितनी हवा या हम अंदर लेते या फिर बाहर छोड़ते हैं, जोड़ मत देना बेटा, तो ये होता है हमारा टाइडल वॉल्यूम। और बेटा अगर हम यहाँ बात करें 1 मिनट में कितना टाइडल वॉल्यूम हमारा होता है, तो कल आपने लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि नॉर्मल ब्रीथिंग रेट ऑफ एडल्ट ह्यूमन इज 12 to 16 पर मिनट, 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट होता है ब्रीथिंग रेट। तो बेटा इसमें मल्टीप्लाई कर दो गुणित 500, तो आंसर आ जाएगा 6000 से
8000 मिलीलीटर पर मिनट। मतलब एक इंसान 6000 से 8000 मिलीलीटर अर्थात 6 लीटर से 8 लीटर एयर पर मिनट इनवर्ड और आउटवर्ड मूव कराता है। और बेटा यह टाइडल वॉल्यूम यहाँ भरी हुई होती है, इसको मैंने कह दिया टाइडल वॉल्यूम टीवी। हो गई बात बेटा। चलो एक वॉल्यूम आपने पढ़ लिया, समझना थोड़ा सा यहाँ बेटा। देखो होता क्या है कि ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ड्रॉपर में बैच में आते हैं, +2 पास बैच में, कई चैप्टर में कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है। इस चैप्टर में उनकी प्रॉब्लम होती है जो वॉल्यूम वाला, सर वॉल्यूम हम आता है बट गलत कर देते हैं। आता है, देखो बेटा होता क्या है कि आप रट लेते हो, डेटा रट लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, बट गलतियाँ कहाँ हो जाती हैं वो हम सवाल के दौरान बताएंगे। बट अब आप यहाँ देखो पहले, जिससे आप गलतियाँ होने के चांसेस ना हो। दूसरा पॉइंट बेटा, ये तो मैंने बता दिया आपको टाइडल वॉल्यूम जो आ रहा है जा रहा है। अब मैं दूसरा आपको बताने चल रहा हूं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये क्या होता है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो है कि आप नॉर्मल सांस छोड़ दो, ब्रीथ कर दिया, ब्रीथ आउट कर दिया, एक्सपायर कर दिया, निकल गई हवा नॉर्मल ब्रीथिंग दौरान। अब फोर्स लगा के आप हवा को छोड़ो, फोर्स लगा के छोड़ो, फोर्स लगा के छोड़ो, फोर्स लगा के छोड़ोगे तो बेटा यहाँ तक की हवा जो है ये वाली हवा ये निकल करके यूं मूव करके चली जाएगी। फोर्सली ऐसे निकालोगे तो बेटा ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर forcefully expired by individual या human individual after, ये लिखना जरूरी है, नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद फोर्स लगा के जितना आप हवा निकालते हो दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसे हम लोग कहते हैं ERV। यहाँ भी लिख सकते हो आप ERV। हो गया। अब ध्यान देना, अब सवाल है कि ये ERV होता क्या है, होता कितना है? ये ERV बेटा होता है 1000 से 1100 मिलीलीटर। अब इतनी हवा जो यहाँ बाकी है बेटा ना, ये आप कितना भी जोर लगा लो, कितना भी जोर लगा लो, नहीं निकलने वाली है, नहीं निकलती, ये बची रह जाती है। इसी कहते हैं RV, रेजिडुअल वॉल्यूम। इट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। ये कितना भी जोर लगा लो ये बची रहेगी। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ एयर remains in lungs after forceful expiration। और बेटा इसका वॉल्यूम होता है, ये इसका अमाउंट होता है 1100 से 1200 मिलीलीटर। मतलब यहाँ पर ये हो गया 500, ये हो गया 1000 से 1100 मिलीलीटर, ये हो गया 1100 से 1200 मिलीलीटर। ये बेटा ये हमारे नॉर्मली हमारे फेफड़े में इतनी हवा भरी होती है। नॉर्मली जब हम ये वाली हमारी मूव कर रही है टाइट वॉल्यूम के बीच, ये बची हुई है। इतना कर लिया आपने। अब एक कमाल की चीज़, आप अगर सांस जोर लगा करके सांस निकालने के बाद जोर लगा के निकाल सकते हो ऐसे, तो एक बात है कि नॉर्मल सांस ले लो टाइडल वॉल्यूम, अब जोर लगा खींचो, लोग खींचते ना, खूब सीना फुला लेते हैं करके, तो वो होता है कि नॉर्मल देखो यहाँ क्या था, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद फोर्स लगा के निकालो। अब क्या है कि नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद सांस लेने के बाद जोर लगा के उसके बाद खींचो, ऐसे खींचो, जोर लगा के खींचो, तो इसे हम लोग कहेंगे
इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या होता है? ये होता है बेटा वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड फोर्सफुली या फोर्सली इंस्पायर्ड, फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन। और इसका अमाउंट होता है बेटा IRV लगभग 2500 से 3000 मिलीलीटर। मतलब अगर आप जब जोर लगाओगे, खींचोगे, तो ये आपका फेफड़ा तन जाएगा यूं। हम एक ही डायरेक्शन बना देते हैं यूं, इतना। ये हो गया हमारा IRV 2500 से 3000 मिलीलीटर हो गया। ये टोटल हो गया। अब यहां से मैं चाहूं तो आपको बता दूं TLC मतलब टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है? देखो बेटा, टोटल लंग कैपेसिटी कितनी हुई? अब देख लो, अब आप कुछ करना है नहीं। ये क्या है? RV है, ये क्या है? ARV है, ये क्या है? TV है, ये क्या है? IRV। इससे ज़्यादा हवा हम ले ही नहीं सकते, फोर्स लगा के ले लिया है। तो बेटा ध्यान दो, तो ये कितने हो जाएंगे? तो अब देखो बेटा, ये जो लिखने चल रहा हूँ यहाँ पे सवाल, यही सवाल बनता है, क्योंकि थ्योरी तो आपकी एनसीईआरटी में लिखी पड़ी, जो ये मैं लिख रहा हूँ। बट अब TLC कैसे आप बताओगे? TLC बताओगे टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए लंग आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन। फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद लंग में जितनी हवा होती है वो टोटल लंग कैपेसिटी होती है। वही तो मैं कर रहा हूँ, इधर देखना। TLC में हमारे पास क्या है? हमारे पास है RV, हमारे पास है ARV, हमारे पास है TV, हमारे पास है IRV। हो गया। अब बेटे इसे जोड़ लो। ये कितना है? 1100 से 1200। ये कितना है? 1000 से 1100। ये कितना है? 500। ये कितना है? 2500 से 3000। अब जोड़ो बेटा। 11, 21, 5, 26, 25, 5100, 12, 12, 11, 23, 23, 5, 28, 28, 3, 58, 58, 100 ml। मतलब ये 5100 से 5100 टू 5800 मिलीलीटर हो गया टोटल लंग कैपेसिटी। इतनी बात हो गई। मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन कॉल्ड एज TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। अब एग्जामिनर यहाँ करता क्या है? सारी चीज़ें, सारी कैपेसिटी पढ़ लेते हैं, फिर बताते हैं एग्जामिनर कैसे घुमाता है सवाल को। ठीक, ध्यान देना। अब बेटा इसी से मैं देखिए कई चीज़ें बनाने चल रहा हूँ। एक चीज़, अगर एग्जामिनर आपसे कहे ह्यूमन की इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है? एक सवाल ये यहां से आएगा। दूसरा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। चलो हम पहले इंस्पिरेटरी कैपेसिटी देख लेते हैं। IC क्या है बेटा? आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है कितनी? आप कितना इंस्पायर कर सकते हो? अरे भाई हम दो तरह से इंस्पायर करते हैं, एक नॉर्मल इंस्पिरेशन 500, एक फोर्सफुल इंस्पिरेशन 2500 से 3000, यही करते हैं। इसका मतलब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर। ध्यान देना, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। देखो बेटा, यहाँ क्या था? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद एक्स्ट्रा जो लेते हो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। लेकिन इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड
एक्सपायर्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जितनी हवा आप लोगे फोर्सली वो कही जाएगी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इसमें क्या होगा, जब आपने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, समझना, नॉर्मल एक्सपिरेशन किया, हवा निकाल दिया, अब आपने आपको फ्री छोड़ो, सबसे पहले नॉर्मल वाली आएगी, मतलब टीवी आ गई, प्लस आप फोर्स लगा के लो तो क्या आ जाएगी, आईआरवी। आईआरवी ये हो गया आईसी बराबर टीवी प्लस आईआरवी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 प्लस 500 प्लस 2500 टू 3000, मतलब 3000 हो जाएगा बेटा ये 3000 टू 3500 मिलीलीटर। ये हो जाएगा हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब इसी तरह हमारे पास है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी ये क्या होगा, ईसी। ईसी में क्या होगा, ये होगा बेटा वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। यहां देखो नॉर्मल एक्सपिरेशन था, नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मल इंस्पिरेशन आपने लिया, अब आप छोड़ो हवा को, नॉर्मल करो। आपने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, अब आप छोड़ो, क्या आएगा, सबसे पहले टीवी आएगा, फिर फोर्सफुल एक्सपिरेशन करना है, एक्सपायर्ड फोर्सफुली, क्या बाहर जाएगा, ईआरवी। ईआरवी तो मतलब ईसी बराबर टीवी प्लस ईआरवी। ईसी बराबर क्या हो जाएगा, 500 प्लस 1000 से 1100, तो आपको जो मिलेगा ये मिलेगा 1500 से 1600 मिलीलीटर। 1500 से 1600 मिलीलीटर आप क्या हो जाएगा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। मैक्सिमम ये इतना आप निकाल सकते हो। बेटा एक बात ध्यान देना, आप एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हो गई, आपकी सब बातें हो गई, तो मैं आपको बता दूं एक बात और ध्यान देना। इधर हम इसको टाइटल को हटा रहे हैं, आपको तो चलो पता चल गया टाइटल कितना होता है। अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान देना, जब फोर्सफुली आपने निकाल दिया, फोर्स मतलब ये एक्सपिरेटरी कैपेसिटी आपकी जो हो गई ना, निकल गई ना। अब दो चीज़ें हमें जानना है, एक ये जानना है कि कितनी एयर एनिमल अपने विल से मूव करा सकता है। इसे हम लोग कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। ये क्या था, 4 था, ये 5, 6, 7। अब यहाँ हमारा आएगा 8वां नंबर, यह आएगा वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी क्या है, वाइटल कैपेसिटी है कि इंसान नॉर्मली अपने विल के अनुसार कितनी हवा मूव करा सकता है। अरे भाई कितनी करा सकता है वाइटल कैपेसिटी, आप ध्यान दो। हम अपने अनुसार टीवी मूव करा रहे हैं ना, एक आप रेगुलर समझो, हमारे विल के अनुसार क्या हो सकता है, आईआरवी हो सकता है क्योंकि हम फोर्सफुली लेते हैं, टीवी प्लस फोर्सफुली ईआरवी, यही ले सकते हैं। ये हो गया हमारा वीसी, वाइटल कैपेसिटी, कि मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सचेंज या मूव अकॉर्डिंग टू विल ऑफ एनिमल। ठीक, इतना ध्यान देना। अब आईआरवी हमारा कितना है, 2500 से 3000, 500 प्लस ईआरवी कितना है, 1000 से 1100। अब देखो 25 5 30, एक 25 5 30, एक 30 और 10 कितने हो गए, 4000, 4000, 30, 35 और ये कितना हो गया, 4600 मिलीलीटर। ये हो गया हमारे वाइटल कैपेसिटी। अब बेटा हमारे पास एक और है, एक कैपेसिटी और है। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद ईआरवी और आरवी बचा रहता है, इसे हम लोग कहते हैं एफआरसी। एफआरसी
फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। ये हो गया FRC बराबर आपके पास ERV प्लस RV। ERV बेटा हमारे पास क्या है, 1000 से 1100, और RV कितना है, 1100 से 1200। ये हो जाएगा 2100 से 2300 मिलीलीटर, 2100 से 2300 मिलीलीटर। अब आपको लग रहा होगा इसमें क्या है, हम तो डेटा रट लेंगे, हमारा सवाल हो जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मैंने बनाया ना आपको समझाने के लिए, कई बुक वाले ऐसे बनाते हैं इसको, ग्राफ ऐसे, ये कर देंगे 500 TV, यहाँ करेंगे ERV, यहाँ करेंगे RV, ठीक। ये आपको ऐसे बताते हैं, ये ऐसे कहेंगे फ्लक्चुएट हो रही है। जब आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन करोगे तो यहाँ तक आ जाएगी, फोर्सफुल इंस्पिरेशन करोगे यहाँ आ जाएगी, ये हो जाती है IRV। ऐसा बेटा बहुत सारे गाइड वालों ने बना रखा है, प्रदीप, ट्रूमैन, दिनेश ने, बट ये आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने ये नए तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया, इसके ये फेफड़ा बना करके, ठीक बेटा, ध्यान देना। अब ये है कि सवाल एग्जामिनर इसमें कंफ्यूज कैसे करवाता है। कंफ्यूज बेटा आप देखो बेटा, पहले डेटाबेस सवाल आता था तो आप कर लेते थे कि टीवी कितना है, IRV कितना है, ERV कितना है, FRC कितना है, वाइटल कैपेसिटी VC कितना है, TLC कितना है, टोटल लंग कैपेसिटी। अभी एक जन TLC और मिलेगा जो आपने 10th में पढ़ा होगा, TLC ब्लड वाले में टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ध्यान रखना। हाँ बेटा एक चीज़ देखना, अब मैं बताने एग्जामिनर आजकल क्या करता है, आजकल जो मैंने इक्वेशन बनाए ना अभी नए नए, जो ये इक्वेशन आपके बुक में नहीं दिए हुए हैं NCERT वगैरह में, ठीक, तो इन इक्वेशन पे सवाल पूछेगा। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, एग्जामिनर कहेगा कि जैसे इसकी हम बात कर रहे हैं वाइटल कैपेसिटी की, VC वाइटल कैपेसिटी बराबर, ठीक, एग्जामिनर क्या कहेगा, एग्जामिनर कहेगा TLC माइनस RV। ये बात सही है कि नहीं, एग्जामिनर ऐसे सवाल पूछेगा। देखो बेटा वाइटल कैपेसिटी में IRV है, TV है, ERV है, और टोटल लंग कैपेसिटी में भी है, बट RV एक्स्ट्रा होता है। अगर हम टोटल लंग कैपेसिटी से RV काट दें, देखो बेटा यहाँ से RV काट दें तो यही 3 बचेगा ना, तो वाइटल कैपेसिटी हो जाएगा, हो गया। अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि क्या कहते हैं, इसी VC की बात कर लेते हैं। VC बराबर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है इसी VC के रेफरेंस में कि VC बराबर आपका हो जाएगा IRV प्लस EC। बात सही है, हाँ सही है भाई, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस ये दोनों मिला दो क्या हो जाएगा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। उल्टा कर दो, इधर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस इधर ERV कर लो। तो ऐसे इक्वेशन को घुमा फिरा करके पिछले 2-3 सालों में सवाल ऐसे उल्टा सीधा करके बनाया गया है, तो इक्वेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक बेटा। तो ये हो गए आपके लंग्स के वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। अब आपको हम बता दें कि ये जो वॉल्यूम है हमारे लंग्स में, जो एयर का एक्सचेंज हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, कल भी मैंने जाते जाते बोला था कि दिस वॉल्यूम ऑफ एयर इज मेजर्ड बाय, किससे मेजर करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पायरोमीटर। क्या नाम है, स्पायरोमीटर। चलो बेटा आज बस इतना है, क्योंकि ये वॉल्यूम थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है, इसलिए मैंने इसको यहीं रोकता हूँ, नहीं तो मैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी पढ़ाने के मूड में था। तो ठीक है, उसको पढ़ाएंगे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।